असल जिंदगी में जस्टिस यानी कि न्याय, इंसाफ, इन सब की बहुत वैल्यू है। अगर हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है एंड एक अच्छा सिटीजन बनना है, तो उसके लिए हमारे पास न्याय का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि बिना न्याय के हम कोई भी राइट्स इंजॉय नहीं कर सकते और एक अनजस्ट सोसाइटी हो जाती है जो कि डिसऑर्डर में हो जाती है। तो सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से स्टेबल रखने के लिए जस्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जस्टिस कहाँ से आया, इसकी ग्रोथ कैसे हुई, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो कि जस्टिस के बारे में अपनी टिप्पणी देते हैं, उनकी क्या कौन सी बुक्स हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या बोल रखा, कोई जस्टिस फेयर होता है या नहीं होता वो हमें कैसे पता चलता है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसमें हम ये सब नापते हैं, और इंडियन कंटेक्स्ट में हमारे पास कौन कौन से जुडिशियल राइट्स हैं। तो ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है उसे डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे और भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते रहेंगे। बट उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो और आप सारे क्वेश्चंस का एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आंसर दे सके और एक्सप्लेन कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए जस्टिस यानी कि न्याय, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, कोई भी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई काम हो गया या फिर कोई भी लेजिस्लेचर है, सबके लिए एक सेंट्रल पॉइंट है। और एक अच्छी सोसाइटी में, स्पेशली डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो देते हैं जस्टिस को, और जस्टिस सबसे ऊपर होता है और उसके ऊपर कोई नहीं होता। जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और बाकी जो लीगल राइट्स हैं वो उसके नीचे है, और उसी के अंतर्गत हम बाकी जो लॉज हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई पॉलिसी निकल के आती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है, ये सब भी हम टेस्ट करते हैं। यानी कि ये टेस्टिंग इसलिए होती है कि हम इंश्योर कर सके कि जस्टिस सबको मिले। हिस्टोरिकली भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जो सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट हो गई, सत्याग्रह हो गया वगैरह, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हमने अपोज किया, ये सब हमने जस्टिस पाने के लिए ही किया। और हमने मेथड्स भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेथड्स अपनाए क्योंकि हमें पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए जो जस्टिस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जंगर, जिसका मतलब होता है टू टाई और बाइंड टुगेदर, और दूसरा वर्ड है जस्ट जिसका मतलब होता है एक बॉन्ड या फिर एक टाई। यानी कि जस्टिस वो एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड है जिसके बेसिस पे जो सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड रहती है। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में हमें कुछ राइट्स मिले हैं, कुछ ड्यूटीज मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी को राइट दे रखा है कि कोई भी किसी को मार नहीं सकता, दैट मीन्स राइट टू लाइफ है। तो अगर किसी ने किसी को मार दिया, यानी कि अगर मर्डर केस है, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यानी कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जस्टिस होता है। अगर हम पनिशमेंट नहीं देते तो फिर जो हमारे राइट्स हैं उनकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है, यानी कि राइट्स को कोई सीरियसली नहीं लेता। और जब राइट्स की कोई सीरियसली नहीं लेगा तो एक जो आइडियल सोसाइटी है एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग वाली सिचुएशन है पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमने डिस्कस की थी, वो कभी नहीं आ पाती। तो जस्टिस में जो रोमन एम्परर थे जस्टिनियन, उन्होंने ओपिनियंस दिए थे जो कि हैं अल्टेरियम नॉन लेडरे मीन्स, यानी कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना और किसी को इंजर नहीं करना। दूसरा सर्म कल्क्यू ट्रिब्यूरे, इसका मतलब है टू एलोकेट टू ईच व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर, कि यानी कि जो भी उनका ड्यू है हर किसी को मिलना चाहिए। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, किसी के राइट्स छीने गए हैं, तो जो जिसने छीने उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देखिए ये सारे प्रिंसिपल एरिस्टोटल के प्रिंसिपल से डिराइव किए गए थे जिनका मेन फोकस था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में, और इसके अंदर ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वल, यानी कि समान लोगों को समान लोगों की तरह ट्रीट करना और अनइक्वल को अनइक्वल की तरह ट्रीट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जस्टिस हैं। तो एक बुक आई थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी थी, तो इसके जो राइटर है वो है जॉन रॉल्स। एंड दूसरा क्वेश्चन कि कब लिखी थी, वो है 1971 में। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको एक कोट बताऊंगी और वो पूछा जाता है कि किसने लिखा था, वो है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए जस्टिस, यानी कि सबके जो अधिकार है, जो उनको राइट्स मिले हैं, उनकी एनफोर्समेंट होनी चाहिए, क्योंकि एनफोर्समेंट जस्टिस से ही होती है,
लॉ के जरिए। और फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस मेंशन किया हुआ है प्रेम्बल में, उसमें लिखा है कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर टाइप का हमें जस्टिस चाहिए। देन जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसकी एनफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 सब मैंने कवर कर रखे हैं इंडियन पॉलिटी के कोर्स में, तो आप वहां से रेफर कर लीजिए। देन कम सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर, हाई कोर्ट वाला चैप्टर एंड सबऑर्डिनेट कोर्स, ये सारे भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखें तो। और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि जस्टिस सिक्योर करती है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सिक्योर करने का काम होता है उनके पास, तो वो भी एक तरीके से जस्टिस है। देन यूपीएससी हो गया, फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, इन सब के अपने अपने स्फेयर है इन टर्म्स ऑफ जस्टिस और सबके अपने अपने मीनिंग है। अब मैं टॉम कैंपबेल को कोट करना चाहूंगी, उनका कहना था कि द सेंट्रल एंड कमांडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ करंट मेन स्ट्रीम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि सेंट्रल एंड कमांडिंग फोर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जस्टिस, यानी कि प्रोसीजरल, सब्सटैंटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो उसका कंसर्न होता है कि प्रोसीजर से, ना कि कंटेंट से, यानी कि जो जस्टिस हमारा सिक्योर किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। जो हाउ वाला क्वेश्चन है वो हम प्रोसीजरल जस्टिस से को रिलेट करते हैं, और ये एक राइट बेस्ड जस्टिस है, यानी कि सबके जो अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब है तो वो कोर्ट की फीस नहीं दे सकता, तो क्या हम उनको जस्टिस ना दें? तो ये नहीं होता। इसीलिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फ्री लीगल एड का प्रावधान किया गया, और वो कौन सी अमेंडमेंट से किया गया और कौन से नंबर पे है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, क्योंकि मैंने इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उसे कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से डीपीएसपी के अंदर। तो फिर इसके लिए क्या था कि आपने प्रावधान बना दिए, जैसे कि फ्री लीगल एड सबको मिलेगी, सरकारी वकील मिलते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ कि पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं, कि जो जनहित में आप दूसरों के बिहाफ पे भी डाल सकते हो जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो। देन आपके पास ये जो लीगल एड्स के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, जैसे न्याय पंचायत वगैरह। तो ये सारा होता है कि जब हम जस्टिस का जो स्फेयर है उसको एक्सपैंड करते हैं, इसका कोर जो बेसिस है वो यही है कि प्रोसीजरल, यानी कि राइट बेस्ड है, सबका जो राइट्स है वो उसको मिलने चाहिए, और इसके लिए हमें प्रोसीजर सिक्योर करना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रोसीजर। इसमें हम सिक्योर करते हैं कि फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी ऑफ प्रोसेसेस और प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर और प्रोसेसेस हैं वो इम्पार्शियल हो और फेयर हो, यानी कि कोई अगर बहुत ही ज़्यादा रिच है या फिर अगर क्लास डिस्टिंग्विशन, किसी भी टाइप की डिस्टिंग्विशन है, तो आप उधर करप्शन नहीं होना चाहिए जस्टिस में। और इसके लिए ये भी मेंटेन किया जाता है जो हमारे जजेस हैं उनके जो ऑफिसेज हैं वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो कि मैंने कवर कर रखा है पहले ही। देखिए, जॉन रॉल्स जो प्रोसीजरल जस्टिस हैं उसको एक क्राइटेरिया मानते थे जिसके द्वारा जो सोशल प्राइमरी गुड्स हैं, देखिए प्राइमरी गुड्स होते हैं कि बेसिक जो तुम्हारी नीड्स है, उसमें दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सोशल। जो नेचुरल है वो हमें बाय बॉर्न, मतलब वो हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस हो गया, हमारी क्रिएटिविटी हो गई, हमारी पर्सनालिटी हो गई, जो नेचुरल है। बट जो सोशल है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये जो सोशल प्राइमरी गुड्स हैं उसको सिक्योर करते हैं। और जो सोशल प्राइमरी गुड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे सब में, वही कंसेप्ट होता है प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का एज पर रॉल्स, यानी कि जस्टिस इज सीन टू बी डन, यानी कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, हमें दिखना भी चाहिए कि हाँ हो रहा है। बट सेम उस पे जो रॉबर्ट नॉजिक थे वो बिलीव करते थे एंड स्टेट और या फिर पैटर्न स्टेट में, जिसको हम अभी फर्दर, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसमें हम अच्छे से रॉबर्ट नॉजिक का जो पूरा व्यू है वो डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम डिस्कस करते हैं सब्सटैंटिव जस्टिस। सब्सटैंटिव जस्टिस होता है नीड बेस्ड जस्टिस, यानी कि हमें क्या चाहिए, यानी कि क्या कंटेंट बेस्ड होता है ये, कि क्या कंटेंट ऑफ द जस्टिस है। देखिए फॉर एग्जांपल कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसका जो नोशन ऑफ जस्टिस है वो बहुत वेरी करता है। अब डेवलपमेंट के साथ साथ सब में इतनी जो डिफ्रेंसिएशन है हो गई है कि सबके जो कंसेप्ट है जस्टिस के वो डिफरेंट है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी जो प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव दोनों फॉलो करता है। आपने देखिए, आपने एक लाइन तो सुनी होगी, डिलेड जस्टिस इज सेम एज जस्टिस डिनाइड, यानी कि जब जस्टिस बहुत लेट मिलता है, जैसे कि किसी का कोई केस है और उसको जस्टिस अभी चाहिए बट उसका डिसीजन आ रहा है 10 साल बाद, और 10 साल बाद जो एक्चुअल एविडेंसेस थे ये सब वो काफी चेंज हो जाते हैं, सिनेरियो चेंज हो जाता है, और 10 साल बाद उनको जो जस्टिस मिलता है वो इतना, मतलब कई चीज़ों में जो हम देखें
अगर सोशल उस पर्सपेक्टिव से देखें तो सही होता है। अगर हम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर उस समय उनको 1 लाख मिलना था, बट 10 साल बाद सिचुएशन ऐसी होगी कि वो जो 1 लाख की वैल्यू है वो 50 लाख के इक्वल है, तो तब उनके पास जो जस्टिस उनको डिलेड मिला है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसमें क्या है कि जस्टिस का जो कंटेंट है, दैट मीन्स जो उनको जस्टिस मिला है वो उनके लिए ठीक नहीं है उनके हिसाब से, बिकॉज इंडिविजुअल वेरी कर रहा है। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि प्रोसीजर के हिसाब से। तो इसलिए इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए, जो जॉन रॉल्स है वो बिलीव करते थे डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी का मतलब होता है कि जो राइट्स हैं वो सुपीरियर हैं गुड्स से। यानी कि अगर मैं बात करूँ यूटिलिटेरियन का, तो उसमें बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि सबकी जिसमें अच्छाई हो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट जॉन रॉल्स का मानना है कि राइट्स आर सुपीरियर देन गुड, यानी कि वो उनके जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल बेस्ड है। तो उनके हिसाब से जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है जस्टिस का, वो इंडिविजुअली उनका डिसाइड होना चाहिए एंड इंडिविजुअल लेवल पे सबको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज इक्वल टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन को इक्वल करने के लिए एंड उनको उन स्पेस में जस्टिस लाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का यूज करते हैं। अब देखिए, 3 टर्म आती है, नीड्स, राइट्स एंड डेजर्ट्स। नीड्स वो होती है जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सारे जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, और जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद राइट्स मतलब जो आपको लीगली मिले हुए हैं। देन कम्स की डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होता है कि डेजर्ट्स को हम इक्वेट करते हैं नेचुरल जस्टिस से। डेजर्ट्स को हम इक्वेट करते हैं कि नेचर से, कि जो नेचुरली हमें राइट्स मिले हुए हैं। और इसके प्रोपोनेंट थे एडमंड बुर्के एंड हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर का ये भी कहना था कि हर एक इंडिविजुअल को अपने ड्यूज मिलने चाहिए, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। अब बात कर लेते हैं 2 प्रिंसिपल के बारे में जो कि जॉन रॉल्स ने दिए थे। उन्होंने 2 प्रिंसिपल दिए थे जस्टिस लेने के लिए। फर्स्ट होता है कि इक्वल लिबर्टीज, और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल। तो इक्वल लिबर्टीज का मतलब है कि सबको समान अधिकार मिले कि वो अपनी लिबर्टीज इंजॉय कर सके और वो लीगली प्रोटेक्टेड हो, यानी कि सबके लिए जो लिबर्टी है उसके लिए सेम स्कीम हो। और दूसरा बात कर लेते हैं हम डिफरेंस प्रिंसिपल की। जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो 2 चीज़ों पे फर्दर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबके पास कुछ भी अपने राइट्स एंजॉय करने के लिए फेयर इक्वालिटी होना चाहिए। और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल इटसेल्फ। देखिए, डिफरेंस प्रिंसिपल के हिसाब से जो प्रायोरिटीज होती है वो लेक्सिकल प्रायोरिटीज में रखी होती है। यानी कि अगर हम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स का एग्जांपल है, तो पहले हमारा खाना, फिर हमारी शेल्टर, देन सिक्योरिटी, फिर सेल्फ स्टीम, फिर की रिकॉग्निशन, सेल्फ स्टीम वगैरह, ये सब मतलब एक प्रायोरिटी पे चलता है हमारा, कि पहले हम बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं फर्दर। तो इसके हिसाब से जो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको फुली एकम्प्लिश कर लेते हैं, देन हम सेकंड पे जंप करते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटीज के हिसाब से है। और जस्टिस एज फेयरनेस में क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, वो उसको ऐसे अरेंज करना चाहिए कि जो लीस्ट एडवांटेज पीपल है ना उनका ग्रेटेस्ट बेनिफिट होए। और वो कैसे होता है, वो होता है वाया वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल मतलब घूंघट। तो सपोज अगर मैं कुछ एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे ये नहीं पता हो इसका स्कोप क्या है, मतलब मुझे थोड़ा बेसिक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल चीज़ें पता हो, बट मुझे ये नहीं पता हो कि इसकी क्या स्कोप है, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं आगे क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। तो उस समय पे मैं थोड़ा संभल के चलूँगी, मतलब थोड़ा रिस्क कम लेते हैं हम ऐसे स्टेजेस में जब हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है वो नहीं पता होती और हमें आगे स्कोप नहीं पता होता। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम वो वाले डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी दौरान जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ऐसे डिसीजन लेती है कि अच्छा ठीक है, हाँ ये तो हमारे लिए भी जरूरी है, हमें नहीं पता ना कि क्या चीज़ है। तो इसे बोलते हैं मैक्सिमिन प्रिंसिपल, यानी कि मैक्सिमाइजिंग आवर मिनिमम प्रायोरिटी। जो हमारी मिनिमम प्रायोरिटी है उसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, और इसके लिए हम सोसाइटी के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम जो बेसिक नीड्स हैं उनमें हम उनके साथ एग्री कर जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंस प्रिंसिपल के थ्रू एक इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी बनती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आप अच्छे से देते हो, एंड उसके बेसिस पे अगर लीगल उसको प्रोटेक्शन देते हो तो एक ऑर्डर बनता है। फॉर द वेल ऑफ इग्नोरेंस में हम देखते हैं कि हमें क्या पता है क्या नहीं पता। तो सोसाइटी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती अपने स्पेसिफिक डिज़ायर्स, इंक्लिनेशन, वांट और प्रेफरेंस की।
दूसरा कि सब्सटैंटिव कंसेप्शन ऑफ गुड क्या है, एक्चुअल में सब गुड क्या है वो उनको नहीं पता होता, स्किल्स और एबिलिटी नहीं पता होता, पीरियड ऑफ हिस्ट्री, रेस, रैशनैलिटी और जेंडर, इन सब के बारे में उनको नहीं पता होता। बट उनको ये पता होता है कि हाँ जस्टिस है, और थोड़ी इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी की नॉलेज होती है। इसका मतलब ये है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड उसी के बेसिस पे एक यूनिवर्सल कंसेंसस आता है और हमारी सोशल पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं। नहीं तो अगर ऐसा हो तो सब लोग रिवोल्ट कर सकते हैं कि भाई हमें टैक्स नहीं देना, लेकिन टैक्स ज़रूरी है, वो उनको हमें समझाना पड़ता है। एंड उनको भी पता है ना कि जब तक वो टैक्स नहीं देंगे तो जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है हर चीज़ों में वो उनको नहीं मिलेंगे। तो ये इसी प्रिंसिपल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब देखिए जो जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसको ये बिना क्रिटिसिज्म के जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म आया जो उनके लेट कलीग थे रॉबर्ट नॉजिक से, उन्होंने उनकी जो लिबरल इगैलिटेरियन थ्योरी थी ना उसको क्रिटिसाइज किया अपनी बुक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में, जो कि 1974 में आई थी। वो के जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ना उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और वो बिलीव करते थे एंड स्टेट और पैटर्निंग में। तो पैटर्निंग क्या होता है? पैटर्निंग होता है कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ सम एंड गोल्स, यानी कि कुछ एंड गोल्स के हिसाब से वो कुछ एक पैटर्न सेट करती है हर एक स्टेट, उसको पैटर्निंग कहते हैं। एंड वो उसमें बिलीव करते थे, वो बिलीव ये नहीं करते थे कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव गुड्स यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक ऐसे ही आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्टेट होती है जिसके कुछ एंड गोल्स होते हैं एंड वो पैटर्निंग करती है। और नॉजिक के हिसाब से जो हिस्टोरिकल जो टाइटल्स है ना उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आप ऐसे ही किसी से ग्रैब नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें। और इसी पे बेस्ड उन्होंने एंटाइटलमेंट थ्योरी दी ऑफ जस्टिस, और इसके अंदर हमें फर्दर 3 प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट की जस्ट एक्विजिशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल के पास पूरा पूरा राइट है कि वो कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सके। सेकंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उनके पास ये भी राइट है कि अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है तो वॉलंटरली फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर कर सके। और तीसरा होता है रेक्टिफिकेशन, और इनकी जो प्यूरी थ्योरी थी वो रेक्टिफिकेशन जस्टिस पे ही बेस्ड थी, जो कहता है कि किसी को भी ये राइट नहीं है कि आप की प्रॉपर्टी ले सके एक्सेप्ट जो ऊपर 2 कंडीशन बताइए उसके। फर्स्ट की जस्ट एक्विजिशन, सेकंड इज ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी। उसी के अलावा अब नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आया इनका मार्क्सिस्ट से। जो मार्क्सिस्ट थे वो लिबरल एगैलिटेरियन इनके जो कॉन्सेप्ट थे उनसे एग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का आइडियल्स हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है, और मार्क्स क्या बिलीव करते थे, वो क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते थे एंड अबॉलिशन ऑफ क्लासेस फॉर परस्यूइंग इक्वालिटी, ये उनका मेन फोकस था। और इनके हिसाब से, और अगर आप लिबरलिज्म वाले सिस्टम में अगर आप एगैलिटेरियन हो रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्दर कैपिटलिस्ट होंगे, फिर वो फर्दर लेबर को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो आप एगैलिटेरियन वाली सिचुएशन नहीं ला सकते। तो उनका मेन जो फोकस था वो इस पे था, क्योंकि जो जॉन रॉल्स की थ्योरी थी उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर नहीं किया था। नेक्स्ट आता है कम्युनिटेरियन क्रिटिक। तो जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक था उनका सोल आइडिया ये था कि जितने भी आपने जॉन रॉल्स की थ्योरी है वो दी है वो इंडिविजुअल बेस्ड है, जो इंडिविजुअल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। कि जैसे उन्होंने बोला था ना डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में बिलीव करते हैं कि वो राइट्स को सुपीरियर मानते हैं एज कम्पेयर टू गुड। तो उन्होंने बोला था कि जो गुड ऑफ द सोसाइटी है यानी कि सोसाइटी वेलफेयर है वो ज़्यादा सुप्रीम है, बिकॉज जो इंडिविजुअल है वो सोलली तो कुछ है ही नहीं जब तक कि वो एक सोसाइटी यानी कि सिविलाइज सोसाइटी में नहीं है, और उसके अंदर उसको बाइंड रहना पड़ता है, और जिसका कंसेंसस वो खुद देते हैं कि हमें एक ऑर्डर सोसाइटी में चाहिए बिकॉज उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जो जॉन रॉल्स का इंडिविजुअलिज्म पे फोकस था वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे, और इनका सपोर्ट था कम्युनिटी की तरफ। तो इस पे काफ़ी पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपनी टिप्पणी दी, माइकल सैंडर्स, चार्ल्स टेलर्स एंड माइकल वॉल्जर। तो माइकल वॉल्जर की एक बुक थी स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो जस्टिस है उसकी 2 डायमेंशन है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और सिंपली इंडिविजुअल बेस नहीं कर सकते। फर्स्ट डायमेंशन है उसकी रिलेटिविज्म, यानी कि वो रिलेटिव है, वो जस्टिस तभी होता है जैसे कोई आपके साथ इनजस्टिस करे तभी तो आपके साथ जस्टिस होगा, तो वो फर्स्ट रिलेटिविज्म। और सेकंड प्लूरलिस्टिक, यानी कि वो प्लूरल है कि एक ही साइड में कंसर्न नहीं है, उसके डिफरेंट फैसेट्स हैं। अगर हम किसी चीज पे जस्टिस दे रहे होते हैं तो हमें काफी फैसेट देखने पड़ते हैं, और ये तभी अचीव हो सकता है जब हम गुड ऑफ द सोसाइटी देखें। जब हम गुड ऑफ द सोसाइटी को कंसिडर करते हैं तो हमें एक ऐसी डायमेंशन निकल के आती है जब हम इनको
एज अ रिलेशन टू ईच अदर देखते हैं, ना कि इंडिविजुअल एक्शन के बेस पे बेस्ड देखते हैं। फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो इसमें मैं कोट करना चाहूंगी सुजन मॉलर ऑकिन को, जिनकी बुक थी जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। और इनका जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस था वो दो चीजों पे बेस्ड था, फर्स्ट की जेंडर और दूसरा जस्टिस इन अ फैमिली। तो उन्होंने तीन स्फेयर में जो जस्टिस था उसको क्रिटिसाइज किया। पहला उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग लिबरल थ्योरीज हैं वो कंप्लीटली ब्लाइंड है जेंडर इशू के, वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि उनके हिसाब से जो लिबरल जो थ्योरीज है उनके हिसाब से ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। तो उनका कहना ये था फर्स्ट। सेकंड, उनका ये कहना था कि ये इसी वजह से एक जेंडर सोसाइटी क्रिएट हो गई जिसमें वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते और जस्टिस नहीं मिल पाता, और इसलिए इनजस्टिस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। तीसरा, उन्होंने पॉलिसी प्रपोजल्स दिए जिससे इनजस्टिस को हम टैकल कर सकते हैं। तो इनके हिसाब से हमें दो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, फर्स्ट स्टेटस ऑफ राइट्स कि हमें राइट्स हैं तो उसको हमें इंजॉय करें, और दूसरा जस्टिस सिस्टम चाहिए जो ये रिकॉग्नाइज करे एंड हमें दे ये जस्टिस। और उसी के इस बाद जब ये फेमिनिस्ट कंसेप्ट आया था तो अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, हमें काफ़ी स्फेयर में बहुत सही तरीके से जस्टिस मिल रहा है। हाँ, अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें हमें काम करना है, बहुत सारे एरियाज हैं इनफैक्ट, लेकिन हमें पहले से बेटर सिचुएशन है, ये हमें रिकॉग्नाइज ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जस्टिस पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राइट्स, और इससे रिलेटेड सारे नोट्स एंड एमसीक्यूज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। और मैं फिर बोल दूं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले इसलिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।